हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल मीना। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता और उसकी सीमाओं का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश संसद के जो द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का संगठन और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। लॉर्ड सभा विश्व का प्राचीनतम विधायिनी सदन है। यह आनुवंशिक सदन है। इसके सदस्यों में कुलीन तंत्रीय और कुछ मात्रा में प्रजातांत्रिक तत्वों का बेमेल जोड़ है। इसके अधिकांश सदस्य आनुवंशिक हैं, यद्यपि कुछ को नियुक्त और कुछ को निर्वाचित भी किया जाता है और इसकी सदस्य संख्या समय समय पर बदलती रहती है। लॉर्ड सभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर होती है। जैसे लॉर्ड सभा के जो सदस्य होते हैं उनको लॉर्ड्स कहा जाता है और ये लॉर्ड्स 4 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक लॉर्ड्स, ये आध्यात्मिक लॉर्ड्स की संख्या 26 है। इसमें कैंटबरी का आर्क बिशप, एक मार्क का आर्क बिशप, एक लंदन का आर्क बिशप और एक उरहम और एक विंचेस्टर का बिशप अवश्य सम्मिलित किए जाते हैं। डरहम और विंचेस्टर का जो है बिशप्स अवश्य शामिल किए जाते हैं। शेष लॉर्ड जो है 21 लॉर्ड्स इंग्लैंड के चर्चों के बिशप होते हैं। दूसरे लॉर्ड्स होते हैं वंशागत या पैतृक पियर्स। इनकी श्रेणियां 3 हैं। पहला, वे जो अपने दलीय साथी पियरों से निर्वाचित किए जाने वाले पद अधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है, और वे 2 पियर जो राजघराने के सदस्य के रूप में ड्यूक ऑफ वॉरफोल्ड, द अर्ल मार्शल मार्क्यूस ऑफ कोलिमोंडली तथा ग्रेट चैम्बरलेन के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे प्रकार के जो पियर्स होते हैं वो होते हैं आजीवन पियर। 1958 के आजीवन पियर एक्ट ने साम्राज्ञी को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पियर नियुक्त करने की शक्ति दी है। एक्ट ने आजीवन पियरों की संख्या निर्धारित नहीं की है। साम्राज्ञी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी स्त्री पुरुषों को नियुक्त कर सकती है। 1996 में स्वराजपाल और 1997 में राजबागड़ी जो अपने देश के जो है उन्होंने जो भारतीय मूल के थे उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। लॉर्ड ऑफ अपील या लॉ लॉर्ड्स, ये लॉर्ड सभा की बैठकों में तभी भाग लेते हैं जबकि लॉर्ड सभा अपने अंतिम अपील के न्यायालय के रूप में काम करती है। लॉर्ड सभा इंग्लैंड का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। इन्हें वेतन भी प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद इनका पद रिक्त हो जाता है। इनके उत्तराधिकारियों को पीयरेज प्राप्त नहीं होती। लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे कि उन्हें सदन में या बाहर भाषण की स्वतंत्रता है ना। भाषण मतलब वो अपने जो है बात को रख सकते हैं और उन्हें उनके द्वारा सदन में कही गई बात को किसी भी बात के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संसद के सत्र के समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लोक सदन के सदस्य केवल स्पीकर के माध्यम से सम्राट तक सामूहिक रूप से पहुंच सकते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्राट के सार्वजनिक विषयों पर वार्ता करने का अधिकार प्राप्त है। पियर पद की प्राप्ति से एक और यदि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो दूसरी ओर कुछ अयोग्यताएं भी जुड़ जाती हैं, जैसे कि किसी भी पियर को लोक सदन के चुनाव में मताधिकार और लोक सदन के चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
यदि कोई पीयर लोक सेवा का अधिकारी है तो उसे लाड़ सभा में बैठने का तो अधिकार है, किंतु वह तो न तो भाषण दे सकता है और न ही मतदान में भाग ले सकता है। इसी तरह लाड़ सभा के सदस्यों को दैनिक भत्तों की व्यवस्था होती है ना, और उनको और भी कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिससे कि वह अपने कार्य का सुचारू रूप से संचालन कर सके। लाड़ सभा का जो पदाधिकारी होता है वो लॉर्ड चांसलर के नाम से जाना जाता है, जो कि उसके बैठकों की अध्यक्षता करता है। लाड़ सभा की अब हम शक्तियों को देखें तो इसकी शक्तियाँ जो है कई प्रकार की हैं, जिनको कि सबसे पहले हम देखते हैं इसकी विधायी शक्तियाँ, है ना। यानी वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक ब्रिटिश संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। दूसरा, विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। 1911 से 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद अब स्थिति यह है कि लाड़ सभा अवित्तीय विधेयक को अस्वीकार कर 1 वर्ष के लिए कानून बनाने से रोक सकती है। यदि लाड़ सभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक को लोक सदन दोबारा पारित कर दे और इस बीच 1 वर्ष का समय बीत गया हो तो विधेयक राजा की स्वीकृति के पश्चात कानून बन जाएगा, चाहे लाड़ सभा ने अस्वीकार कर दिया हो। यह 1 वर्ष का समय विधेयक को लोक सदन में पारित होने के दूसरे वाचन की तिथि से लगाया जाता है। वित्तीय विधेयकों को लाड़ सभा 1 माह तक रोक सकती है और वित्त विधेयक के संबंध में लाड़ सभा सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को मानना या न मानना लोक सदन के विवेक पर निर्भर करता है। आ रहा है समझ में? यानी जो वित्तीय विधेयक हैं वो सबसे पहले जो है किसी भी सदन में जो है नहीं रखकर इनको अंतिम रूप में जो स्वीकृति का अधिकार है वो लोक सदन को ही है। जैसे कि भारत में है कि अपने यहाँ लोकसभा ही शक्तिशाली है, राज्यसभा नहीं, उसी तरह ब्रिटेन में भी जो वित्तीय विधेयकों के संबंध में अंतिम शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। और वित्त विधेयक के अतिरिक्त जो है, क्योंकि वित्त विधेयक जो है सबसे पहले लोक सदन में ही रखा जाता है और उसके अंतिम शक्ति भी उसी की होती है, इस तरह से उसकी कोई अधिकार इसको वित्तीय क्षेत्र में प्राप्त नहीं है ना। यह मात्र जो है वित्त विधेयकों के संबंध में सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को मानना न मानना लोक सदन के विवेक पर निर्भर करता है। दूसरी है कार्यपालिका शक्तियाँ। लाड़ सभा के सदस्यों को भी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है और वह प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच भी करती है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत इसको बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है, क्योंकि लाड़ सभा जो है वो ब्रिटेन का अंतरिम सर्वोच्च न्यायालय है और इसमें केवल लाड़ सभा के 9 कानूनी लॉर्ड्स व लॉर्ड चांसलर भाग ले सकता है, संपूर्ण लाड़ सभा के सदस्य नहीं। सम्राट या महारानी कॉमन सभा के विघटन होने पर परामर्श दे सकते हैं। तो इस तरह से लाड़ सभा की जो शक्तियां हैं वो न्यायिक क्षेत्र में अधिक हमें देखने को मिलती है, बाकी वित्तीय और विधायी क्षेत्र में इसकी कोई शक्तियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए इसकी आलोचना भी की जाती है कि यह अप्रजातांत्रिक है। क्यों है अप्रजातांत्रिक? क्योंकि इसके सदस्य वंशगत होते हैं और प्रजातंत्र का आधार क्या है कि प्रतिनिधि सीधे तौर पर निर्वाचित हो। तो इसलिए इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण इसको समाप्त करने की बात भी कही जाती है ना। और इसमें क्या है कि जो धनपतियों का यह गढ़ है, बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों की व्यवस्था पिका में भरमार हो जाती है। दोषपूर्ण प्रक्रिया इसमें है। कॉमन सभा लॉर्ड सभा के सदस्यों को अनुशासित करने का आवश्यक नियम नहीं है, है ना।
अनुत्तरदायी है। सामंतवादी वर्गों का प्रभुत्व होने के कारण यह सदा प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता है। सदस्यों की इसके उदासीनता भी एक आलोचना की जाती है कि अधिकांश सदस्य सदन की कार्यवाही में रुचि नहीं रखते हैं और यह शक्तिहीन सदन है और इसके पास सीमित शक्तियां हैं, इसलिए ब्रिटिश शासन प्रणाली में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यदि ये केवल एक तथ्यात्मक बात नहीं है, गहराई से हम देखें तो इस पे कई इसके गुण भी हैं कि एक तो निरंकुशता पर, यह लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, लोक सदन के कार्यभार को कम करता है, विलंबकारी सदन यानी जल्दबाजी के कार्यों पर रोक लगाता है। तो इस तरह से यह पुनर्विचार के सदन के रूप में इसकी महत्ता बनी होती है और इसमें उच्च स्तरीय वाद विवाद होता है। अगर हम इसमें कुछ सुधार करें, जैसे कि वंश परंपरागत सदस्यता का अंत किया जाए, कम सदस्य संख्या हो, सदस्यों की नियुक्ति में आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन और आंशिक रूप से मनोनयन की पद्धति को अपनाया जाए, तो यह व्यवस्था जो है सही हो सकती है और सही रूप में यह सदन काम कर सकता है। तो इसलिए लाड़ सभा की उपयोगिता बनी हुई है और इसके जो संगठन में कुछ आधारभूत सुधार करके इसको और भी उपयोगी बनाया जा सकता है। ब्रिटिश राजनीति और व्यवस्थापन के क्षेत्र में लाड़ सभा की उपयोगिता को बताते हुए डॉक्टर फॉयनर ने लिखा है कि यह सार्वजनिक वाद विवाद के विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है, क्योंकि इसे विधेयक, नीति या प्रशासन पर किसी भी वाद विवाद करने का अधिकार प्राप्त है। इसकी सदस्यता का एक बड़ा भाग ज्ञान और राजनीतिक, सामाजिक व व्यावसायिक अनुभव की दृष्टि से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। आज की वीडियो में इतने ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।